सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग अभी पित्तज प्रमेय के बारे में देखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने कल कफज प्रमेय के सारे सिम्टम्स देखे थे। आज मैं आप लोगों को अच्छे से विस्तार से पित्तज प्रमेय का सारा मतलब कैसे सिम्टम्स होते हैं, किस तरह से मूत्र प्रवृत्ति होती है, वो सब मैं विस्तार से आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। क्योंकि ना ये ऐसे हमारे पास पेशेंट आते ही आते हैं, डेली के रूटीन में आते हैं। तो जितना हम लोग शास्त्र का अभ्यास करते हैं, जितना शास्त्र का हम लोग का मतलब डिस्कशन होता है, उतना हम लोग का एक ना दृष्टिकोण अच्छा हो जाता है, ताकि हमारे पास जब भी पेशेंट आए ना तो हम ट्रीटमेंट अच्छे से दे पाते हैं। अब क्या है कि प्रभुता विल्ल मूत्रता जब बता दिया है पित्तज प्रमेय में, तो ठीक है, उन्होंने बता दिया है। लेकिन पेशेंट अगर है, कोई भी रोगी है, अगर वो बहुत ज्यादा पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन कर रहा है, अम्ल रस का सेवन कर रहा है, क्षार का सेवन करना है, फिर लवण रस का सेवन कर रहा है, तो उसको पित्तज प्रमेय हो जाते हैं। और उसको 6 टाइप का जो मूत्र प्रवृत्ति होती है वो अलग अलग कलर से आती है। तो उस तरह से डिफरेंशियल डायग्नोसिस करके हम लोग ये समझ सकते हैं कि इनको इस तरह का मूत्र प्रवृत्ति हो रहा है, तो मतलब यह पित्तज प्रमेय है। तो पित्तज प्रमेय जो अपने ग्रंथकारों ने बताया वही मैं बताऊंगा। इसमें ना इन्होंने बोला है कि पित्त का जो क्षारीयता होता है, अम्लता होता है, पित्त का लवण रसात्मक जो गुणधर्म होता है, कटु रस होता है, दुर्गंध होता है, उसका ना तरतम भाव से, मतलब जो गुड बेटर बेस्ट जो है ना, उस तरह से मतलब किसमें कटुता ज्यादा हो रही है, किसमें क्षारीयता ज्यादा हो रही है, किसमें अम्लगंधी ज्यादा हो रहा है, अम्लता बहुत ज्यादा है, दुर्गंधीपन ज्यादा है। तो वो पित्त का जो 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 चीज उसमें आ रहा है, उसके वजह से मूत्र जो हो रहा है ना, उसके हिसाब से और कलर के हिसाब से हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं। तो इन्होंने बोला है कि कुछ कुछ कभी होता है कि अम्लता हो गई और लवण रसता ज्यादा हो गई, कटुता हो गई और दुर्गंधीपना ज्यादा हो गया। तो दो दो गुणों का भी संयोग हो सकता है, कभी कभी एक एक हो सकता है, या तरतम भाव से सब चीज रह सकते हैं। इस तरह से पित्तज प्रमेय उत्पन्न हो जाते हैं। तो उसमें जो 6 टाइप है वह मैं आप लोग को बताऊंगा, और इसके उपद्रव क्या होते हैं वह ग्रंथकारों ने क्या बताया वो भी मैं बताऊंगा, और प्रैक्टिकली क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले है क्षार में। क्षार में पीड़ित मूत्र जो रोगी रहते हैं ना, उसका जो मूत्र रहता है, यूरिन जो रहता है, उसका गंध वर्ण रस ये सब क्षार के समान रहता है। और क्षार मिश्रित जल, आप लोगों ने कोई क्षार लिया, अल्कली लिया और उसको पानी में मिक्स कर दिया, और उस तरह का जैसे सोडा वाटर होता है ना, उस तरह का क्षार। और ये भी प्रभुता विलमूत्रता तो हो ही रहा है, लेकिन इसमें क्षारीयता ज्यादा रहती है और क्षार को घोल दिया, इस तरह से होता है। अल्कलाइन बहुत ज्यादा यूरिन होता है, तो इसको हम बोलते हैं क्षार में। दूसरा होता है नील में। इसमें मूत्र का वर्ण जो होता है वो नीला रंग का होता है, ब्लूइश टाइप का होता है, और ये भी पित्त के वजह से ही हो रहा है। पूरा एकदम मेरे शर्ट की तरह नीला नहीं होगा, लेकिन कुछ तो इसमें नीलापन आ जाता है, कुछ तो होता है, इसलिए इसको किंचित नीला होने की वजह से इसको नील में कहा जाता है। उसी तरह से हरिद्र में, जिसमें हल्दी के समान आता है, और रस जो रहता है वो कटु रस का रहता है, बहुत ज्यादा, जैसे मिर्ची खा लिया है तो उस तरह का कटु रस का रहता है, और मूत्र त्याग के समय बहुत ज्यादा दाह होता है, पीला यूरिन होगा। अब ये पीलिया वाला जो जॉन्डिस वाला कामला वाला जो है वैसा नहीं होगा। इसमें प्रभुता विलमूत्रता, बहुत ज्यादा यूरिन आ रहा है और गंदा गंदा यूरिन आ रहा है। जो जॉन्डिस वाला जो यूरिन होता है, कामला वाला, उसका कंसिस्टेंसी अलग होता है, उसमें प्रभुता विलमूत्रता नहीं होता है। इसमें प्रभुता विलमूत्रता है और दाह बहुत ज्यादा हो रहा है, सदाह मूत्र प्रवृत्ति हो रही है, इसलिए इसको हरिद्रा में बोलते हैं। उसके बाद में है काल में। एकदम मूत्र का वर्ण होता है स्याही की तरह, जो ब्लैक इंक होता है ना, उस तरह का काला रंग आएगा, एकदम ब्लैक ही नहीं होगा उसमें, मतलब ऐसा होगा डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ इंक, इस तरह से होगा, काले रंग का जैसा होगा, और इसीलिए इसको काल में बोला है। इसी तरह से एक मंजिष्ठा में होता है, जिस तरह से महामंजिष्ठा क्वाथ या मंजिष्ठा का काढ़ा आप लोगों ने पिया होगा, तो उसका कलर जो रहता है रेड कलर का, उसी, और इसमें आम गंध युक्त, मतलब कच्चा कच्चा अपाचित अन्न निकल रहा है, आम गंध युक्त होता है, मंजिष्ठा की तरह निकलता है, इसलिए इसको मंजिष्ठ में बोलते हैं। इसके बाद में एक होता है रक्त में। तो इसमें यूरिन का एनालिसिस करते हैं ना, तो आरबीसी बहुत ज्यादा पाया जाता है, और लेकिन रक्त में और अधोग रक्त पित्त, उसका जो यूरिन है वह अलग होता है। रक्त में ये हम लोग कैसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं, क्योंकि रक्त में आविल मूत्रता, प्रभुता अविल मूत्रता, मतलब बहुत ज्यादा यूरिन आ रहा है, नॉर्मल यूरिन से ज्यादा आ रहा है, और दूसरा है कि रेड कलर का आ रहा है। और मतलब इसमें हो सकता है कि रक्त वर्ण का आ रहा है, तो आरबीसी के कंटेंट्स हो सकते हैं, लवण रस युक्त होता है, उष्ण रहता है, तो हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं कि यह पित्तज प्रमेय के सिम्टम है। ठीक है, अभी मैंने आप लोग को ये बता दिया। अभी मैं दूसरे ग्रंथों से बता रहा हूँ, भैषज रत्नावली में ऐसा बता रहे हैं कि पित्त जनित प्रमेहों में क्या क्या और सिम्टम आ सकते हैं। इन्होंने तो कलर के हिसाब से बता दिया, लेकिन और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो बस्ती में और मूत्र मार्ग में
सुई चुभ होने की तरफ पीड़ा होती है। शुक्रवाही स्रोतों में शत हो जाता है, इंजरी हो जाती है, क्योंकि पित्त इतना ज्यादा बढ़ जाता है, हीट इतना ज्यादा बढ़ता है, उष्ण तीक्ष्ण गुण इतना ज्यादा बढ़ता है कि शुक्रवाही स्रोतों में शत हो जाता है। और फिर कभी कभी वहां पे जिसको हम बोलेंगे ना कि जैसे कि सिस्टाइटिस में होता है, यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन में जैसे होता है, तो उसी तरह से कभी कभी दाह हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा बर्निंग हो रहा है, ज्वर हो रहा है, फीवर भी आ जाता है। इसी तरह से प्रभुताविल मूत्रता है, लेकिन इसके सामने ये भी सिम्टम है। फिर अम्ल पित्त, अधोग अम्ल पित्त जैसे सिम्टम आ जाते हैं उसमें। फिर तृष्णा लगती है, बहुत ज्यादा प्यास लगती है। फिर मूर्छा होता है, पेशेंट बेहोश हो सकता है। उसी तरह से मलभेद, मतलब अतिसार भी हो सकते हैं। ये सब पैतृक प्रमेय में ऐसा हो सकता है। उसी तरह से जब हम लोगों ने वातज वाला देखा, अभी वातज वाला हम लोग देखेंगे, पहले मैं पित्त वाला ही कंप्लीट कर देता हूँ, फिर वातज वाला बताऊंगा। इसी तरह से भेषज योग रत्नाकर में हम लोग देखते हैं, तो पित्तस प्रमेह से उपद्रव, पित्तस प्रमेह के उपद्रव क्या बताए हैं अपने ग्रंथकारों ने, क्योंकि सब चीज पढ़ना बहुत जरूरी है। इन्होंने बोला है बस्ती में नयोस्तोदो मुष्कावदरणम ज्वरः दाहस तृष्णा बलमो मूर्छा क्लमो मूर्छा विड़भेद पित्त जन्मानाम, मतलब बस्ती में और शिश्न में जो यूरेथ्रा है वहां पे सुई चुभोने की तरफ पीड़ा हो रही है, अंडकोश में फटने की तरह पीड़ा हो रही है। उन्होंने जो बोला है ना मुष्कावदरणम जो रहा, मुष्क में मतलब अंडकोश जो है ना वहां पे ऐसे किसी तरह से फट रहा है, उस तरह से पेन होता है, खिंच रहे बहुत ज्यादा। इस तरह से पित्तज प्रमेय में ऐसे उपद्रव हो सकते हैं। उसी तरह से ज्वर होगा, दाह होगा। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये क्लासरूम में कोई भी टीचर नहीं बताता है, क्योंकि वो लोग थेरोटिकल रहते हैं, प्रैक्टिकली उन्होंने पेशेंट नहीं देखा होता है। मैंने देखा है ऐसे पेशेंट, इसलिए मुझे बताने में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैंने ऐसे पेशेंट देखे। उसी तरह से दाह होता है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, कांति जो है वो शरीर का एकदम नष्ट हो जाता है। उसी तरह से बहुत ज्यादा मल पतला आता है। ये सारे उपद्रव जो रहते हैं वो पित्तज प्रमेय के उपद्रव के स्वरूप में, कॉम्प्लिकेशन के रूप में आते हैं। अब हम लोग आते हैं वातज प्रमेय। वातज प्रमेय जो है वो तीसरा टाइप का है, इसमें सब टाइप 4 टाइप रहते हैं। तो उसमें क्या सिम्टम्स रहते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ना अपने ग्रंथकारों ने क्या बता रहे हैं कि वसा मेहस्य लक्षणम। अब ये चार जो वात टाइप का रहता है, वातज टाइप का सब टाइप का रहता है, तो उसमें वसा में रहता है, मज्जा में रहता है, हस्ती में रहता है और मधु में रहता है। मधुमेह जो है वो एकदम लास्ट की अवस्था रहती है, असाध्यावस्था रहती है। उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। वसामेह के बारे में क्या बता रहे हैं ग्रंथकार, वसामे ही वसा मिश्रम वसाभम मुत्रेन मधु, वसामे ही वसा मिश्रम, मतलब ये बोल रहे हैं कि वसा मिक्स होके आ रहा है, जो अपना शरीर का फैट्स है ना वो पूरा मिक्स होके आ रहा है, और इसमें वसा के वर्ण के समान वसा मिश्रम वसाभम, वसाभम वसा जैसा, इस तरह उसके कलर जैसा मूत्र बार बार आ रहा है, प्रभुताविल मूत्रता। मतलब मेन तो सिम्टम यही है कि बहुत ज्यादा यूरिन आ रहा है, और दूसरा गंदा यूरिन आ रहा है। अब वो आ रहा है, गंदा यूरिन आ रहा है, कीचड़ के पानी की तरह आ रहा है, तो उसमें वसा मिश्रित या वसा के कलर की तरह ऐसा निकल रहा है, तो ये हम लोग वसा में को डायग्नोस कर सकते हैं। ऐसे ही मॉडर्न में हम लोग देखते हैं तो कभी कभी फैट के मॉलिक्यूल्स उसमें आने लगते हैं, और गंदा स्मेल भी आता है, जैसे कि फैट्स निकल रहा है, तो इससे हम लोग समझ जाते हैं कि ये वसा में है। इसी तरह से मज्जा में है। मज्जा में अब क्या है ना कि आप लोग जब नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जब सीखेंगे, उनके पास जितने भी पेशेंट आते हैं, तो आप लोग को ये आयुर्वेद के हिसाब से डायग्नोसिस करते बहुत इजी जाएगा। मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं, अभी मैं थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, लेकिन जब आप पेशेंट देखेंगे, उनका यूरिन देखेंगे, तो देखने से समझ आ जाता है कि जो ग्रंथकारों ने लिखा है, क्योंकि आप तो वचन है, ये कभी झुटलाया नहीं जा सकता। तो ऐसे ही पेशेंट आते हैं हमारे पास, मतलब आईसीयू में भी आते हैं, नॉर्मल नेफ्रोलॉजिस्ट के, क्योंकि मैंने जब मैं 3rd ईयर बीएमएस में था तो मैं नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाता था। एमबीबीएस एमडी जो नेफ्रोलॉजिस्ट, एमडी मेडिसिन के बाद नेफ्रोलॉजिस्ट थे, तो वहां पर मैंने उनके अंडर पे 3-4 महीना मैंने देखा, और मुझे सच में वैसे ही पेशेंट मिले। तो मुझे इतना अपने शास्त्र, क्योंकि क्या है ना कि गुरु कोई भी हो सकते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर भी हो सकते हैं, एमडी डॉक्टर भी हो सकते हैं, हमें तो ज्ञान लेना है। तो जब मैं उनके पास जाके सीखा हूं ना, तो मुझे इस पे इतना अपने आयुर्वेद पे बहुत ज्यादा, क्योंकि क्या है कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल तो आप लोगों को मालूम है कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में ऐसे पेशेंट तो हमें रेयरली ही देखने को मिलते हैं, लेकिन जब नेफ्रोलॉजिस्ट के पास देखा मैंने तो सच में ऐसे मिलते हैं। तो इसका मुझे अपने शास्त्र पे और दृढ़ विश्वास हो गया कि ग्रंथकारों ने सच लिखा है। अब है मज्जा में। और क्या है ना कि आप लोग जब विद्यार्थी रहते हैं तो कभी भी शर्माइए मत, जहां पर भी ज्ञान मिल रहा है, जहां कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर हो, आईसीयू में जाके आप देखिए, ऑब्जर्व करिए, कहीं पर भी आप जाइए और डायग्नोस करिए। जितना पेशेंट का एक्सपोजर होगा उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा।
इसलिए सिविल हॉस्पिटल रहते हैं आप लोग के जगह पे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहता है, वहां जाके आप पेशेंट देखिए, जितना एन नंबरस आप पेशेंट देखेंगे उतना आप लोग को और समझ आएगा। और मॉडर्न का आप समझिए, उनको कभी भी ये मत बोले कि हम मॉडर्न को नहीं करें, मॉडर्न को एक्सेप्ट करें, लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से देखेंगे तो ज्यादा आप लोग को समझ आएगा। इसी तरह से मज्जा में ही जो है श्लोक मतलब यहाँ योग रत्नाकर में श्लोक नंबर 24 में बता रहे हैं, मज्जा व मज्ज मिश्रम व मज्ज में ही मुहुर्मुहु, मतलब इसमें मज्जा के समान या मज्जा से मिश्रित, मतलब बोन मैरो से मिक्स हुआ, या बोन मैरो के कलर का। आप लोगों ने बकरा का हड्डी के अंदर का बोन मैरो देखा होगा, जो पाए का सूप बनाते हैं, जो मतलब जो बकरा का जो हड्डी रहता है उसको तोड़ के और अंदर का जो मज्जा निकलता है बोन मैरो, तो वैसे ही कलर का आता है। और ऐसे भी मैंने पेशेंट देखे हैं और बार बार मूत्र त्याग हो रहा है, तो ये मज्जा में ही होता है, ये वात के प्रकोप से होता है, इसमें वसा निकल रहा है, मज्जा निकल रहा है, वायु के प्रकोप से ऐसा निकलता है। इसी तरह से होता है शौद्र में, नहीं तीसरा होता है हस्ती में, बाद में शौद्र में बोलता हूँ। हस्ती में जो रहता है उसमें ऐसे बोल रहे हैं, हस्ति मत इवास जस्त्रम मूत्रम वेग विवर्जितम सलसिकम विबद्धम च हस्त में ही प्रमेयति। इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि हस्ती, जिस तरह से हाथी का यूरिन करते हुए आप लोगों ने देखा होगा, वो कंटिन्यू यूरिन करता है, बहुत देर तक और ज्यादा क्वांटिटी में यूरिन करता है। और इसमें बोल रहे हैं कि लसिका युक्त, मतलब इसमें लिम्फ का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, मतलब लसिका के साथ में इसमें निकल रहा है यूरिन, इसलिए इसको बोलते हैं हस्ती में। और बंधा हुआ लसिका युक्त, तो कभी कभी बंधा हुआ ऐसा आ रहा है जैसे लसिका और यूरिन, लिम्फ और यूरिन दोनों मिक्स होके आ रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हस्ती में। इसके बाद में आता है चौथा नंबर का मधुमेह, जिसको शौद्र में भी बोलते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि शौद्र में का जो यूरिन है, शौद्र में ही रोगी का, वो कैसे होता है, कषाय मधुरम वृक्षम शौद्र मेहन मेहती, मतलब ये कषाय रसात्मक भी होता है, मधुर रसात्मक भी होता है और रुक्ष होता है, क्योंकि वायु का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो यूरिन करने के बाद ना ऐसा लगता है कि ड्राइनेस आ गया है। और ये डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट जब आते हैं, फास्टिंग और पीपी के जो आप देखेंगे ना कि बहुत ज्यादा उनका बढ़ा हुआ है ब्लड, तो यूरिन का भी अब देखेंगे, यूरिन में शुगर लेवल कितना है, तो उसमें पता चलता है कि इसमें बहुत ज्यादा शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा, अगर इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है वो पेशेंट का यूरिन देखेंगे। अब आप लोग टेस्ट तो कर नहीं सकते हैं, पहले के ऋषि मुनि लोग तो टेस्ट करते थे, मतलब उनको दिव्य दृष्टि रहती थी। टेस्ट का मतलब है कि वो आंख बंद करके और क्या यूरिन है उसको दिव्य दृष्टि से ज्ञान प्राप्त हो जाता था उन लोगों को, उनको डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती थी। आज के जमाने में कोई तो ऐसे चाट के तो यूरिन देखा गया नहीं, किसी पेशेंट का घिन आता है। और तो लेकिन उनका जो एनालिसिस है कि कषाय रसात्मक रहता है और मधुर रस युक्त रहता है और रुक्ष यूरिन होता है, इस तरह से ये मधुमेह हो गया है। अब ये वातज प्रमेह जो रहता है, इसके उपद्रव क्या रहते हैं, तो अपने आचार्य लोग बोलते हैं, वात जानु मुदावर्ता कंठ हृदय लोलता शुन्मुन्निद्रता शोषः कासा श्वासश्च जायते, मतलब वायु का डोमिनेंस है। अब ये अपान वायु जो है ये बहुत ज्यादा दूषित हुई है, समान वायु तो दूषित हुई है, अपान वायु भी दूषित हुई है, रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसमें कभी कभी ये हो सकता है कि यूरिनरी ब्लैडर जो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, किडनी श्रिंक भी हो सकती है। अगर अगर मतलब बहुत ज्यादा ये वातज टाइप में है ना, तो किडनी श्रिंक हो सकती है, अपान वायु नहीं निकल पा रहा है, तो इसलिए उदावर्त आता है, पेट एकदम फूल जाता है, या ऊर्ध्ववात होता है, ऊर्ध्व ढकार बहुत ज्यादा आ रही होती है। कंठ ग्रह है, मतलब कंठ जो रहता है ना वो पूरी तरह से ग्रह हो जाता है, मतलब आवाज नहीं निकल पाती है, कंठ एकदम ऐसे ब्लॉक टाइप ऑब्स्ट्रक्टिव हो जाता है। फिर शूल होता है, शूल कंठ में होता है, हृदय में शूल होता है, पूरा बॉडी में शूल होता है, क्योंकि वायु का डोमिनेंस है इसमें। फिर अनिद्रा, पेशेंट को रात रात भर नींद नहीं आती है। फिर शोथ होता है, पूरा बॉडी में स्वेलिंग हो जाता है, कास होता है, श्वास होता है, ये सब वातज प्रमेह के उपद्रव होते हैं। जब भी किडनी के पेशेंट आपके पास आते हैं या आप लोग देखते हैं, तो आप लोग को ये डायग्नोसिस करते हुए आना चाहिए कि वातज है कि पित्तज है कि कफज है। कफज के उपद्रव क्या रहते हैं वो भी रह गया था बताना, वो मैं बता देता हूँ। इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि अविपाको अरुचित सर्दी निद्रा का सब सपीन सहा। फिर बोल रहे हैं उपद्रव प्रजायन्ते मेहानम कफ जन्मनाम, मतलब कफज प्रमेय के उपद्रव क्या रहते हैं कि भोजन का न पचना, खाना नहीं पचता है, अरुचि होता है, खाना खाने में टेस्ट नहीं आता है, वमन होता है, निद्रा होती है, बहुत ज्यादा नींद आती है, कास और पीनस रोग, खांसी बहुत ज्यादा आती है और नाक से पानी आ रहा है, क्रॉनिक साइनोसाइटिस, इस तरह के सिम्टम होते हैं। तो कफज प्रमेय ऐसा, उसके उपद्रव ऐसे हमें समझ आता है। फिर इसके बाद में और बोल रहे हैं कि असाध्य लक्षण क्या होते हैं, तो मूर्छा हो रहा है, मतलब किडनी फेलियर सीआरएफ में जा रहा है, क्रॉनिक रिनल फेलियर, तो उसमें क्या क्या हो सकता है, तो
मूर्छा होता है, वमन होता है, ज्वर होता है, श्वास होता है, कास होता है, विसर्प होता है, गौरव गुरुता बहुत ज्यादा होती है, और कोई भी चिकित्सा करे तो वो सफल नहीं हो पाती है। दूसरा बात है कि प्रमेह होने का मतलब जब किडनी फेलियर के पेशेंट आते हैं ना, प्रमेह से भी किडनी फेलियर होता है, और तृष्णा वेग को रोकने से भी किडनी फेलियर होता है। मतलब प्यास लग रही है लेकिन पानी नहीं पी रहे हैं, तृष्णा वेग को रोक रहे हैं बहुत ज्यादा, उससे भी किडनी फेलियर हो जाता है। तो ज्यादातर ये सारा प्रमेह है ना, ये सब किडनी को ही डैमेज कर रहे हैं। अगर इनकी चिकित्सा नहीं किया गया तो किडनी फेलियर के पेशेंट सारा इसी में जाते हैं। इसी तरह से बोल रहे हैं कि प्रमेह की उपेक्षा अगर किया गया तो मधुमेह की उत्पत्ति हो जाती है। सारे प्रमेह जाके कन्वर्ट होके मधुमेह में जा रहे हैं, वातज टाइप हो रहा है। उसी का क्या बोल रहे हैं, सर्वे प्रमेहास्तु काले नाम प्रतिकारिणा मधुमेह तो आयंती तदा सद्य भवंती ही। मतलब सभी प्रकार के प्रमेह जो है अधिक समय तक रहेंगे शरीर में, और उनकी चिकित्सा की उपेक्षा किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, या अच्छी चिकित्सा नहीं मिल पा रही है। तो चीरकालीन होने की वजह से सारे प्रमेह जो है वो मधुमेह में, मतलब डायबिटीज मिलेटस में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, और बात का वो असाध्य टाइप है। वो पेशेंट कभी भी, मधुमेह के पेशेंट कभी ठीक नहीं होते हैं। हम मेडिसिन देते हैं, आयुर्वेदिक दीजिए या एलोपैथिक दीजिए, आप मेंटेन रख सकते हैं, लेकिन वो पेशेंट कभी ठीक नहीं होते, इसलिए इसको असाध्य बोला हुआ है। ठीक है। इसके बाद में बोल रहे हैं कि अगर ये असाध्य की अवस्था में और आगे धातुपाक वगैरह भी हो सकते हैं, या असाध्य अवस्था में और कैसे जा सकते हैं, तो बोल रहे हैं कि गुल्मी च मधुमेही च राज्यक्ष्मी च यो नरः आचिकित्सा भवन्ते ते बलमास परिचयात। मतलब जो गुल्म रोगी हैं उनकी भी चिकित्सा नहीं किया तो वो भी असाध्य हो जाते हैं, मधुमेह के रोगी भी असाध्य हो जाते हैं। उसी तरह से यक्ष्मा के रोगी जो रहते हैं, टीबी के पेशेंट होते हैं, वह भी असाध्य हो जाते हैं, इनका बल और मांस का क्षय हो जाता है। तो ये अचिकित्सित होते हैं, क्योंकि ये सारा वायु का प्रकोप हो जाता है। अब मधुमेह का मैंने बताया था परसों के लेक्चर में कि मधुमेह जो रहता है वो दो टाइप का रहता है। एक आवरण जन्य रहता है जो शुरुआत में रहता है, जिसमें वायु जो है अंदर है, कफ और पित्त जो है वो ऊपर रहता है। आवरण जन्य मधुमेह रहता है, वह क्यूरेबल रहता है। उसमें आपने आवरण हटा दिया, कफ की और पित्त की चिकित्सा कर दिया, और पेशेंट को घुमाया फिराया, उसका शुगर लेवल कंट्रोल हो गया, वो पेशेंट ठीक हो जाता है। उसमें अग्निमांद्यता वगैरह सब ठीक कर दिया, तो आवरण जन्य मधुमेह है वो ठीक हो जाता है। लेकिन जो धातु क्षयात्मक टाइप का, जो टाइप 2 डायबिटीज रहता है, जिसमें बहुत ज्यादा वायु का प्रकोप हो गया है, काम शोक भयाद वायु, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया, बहुत ज्यादा शोक किया, काम वासना में बहुत ज्यादा रहे, इसकी वजह से वायु का प्रकोप हो रहा है, रात्रि जागरण कर रहे हैं, अति मैथुन कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह से वायु का प्रकोप हो रहा है, वातवर्धक आहार विहार का सेवन कर रहे हैं, और ये प्रोलॉन्ग्ड हो गया है, चिकित्सा नहीं हुई है, तो इसकी वजह से धातु क्षयात्मक जो प्रमेह हो जाता है वह असाध्य हो जाता है। इसके बाद में ये बोल रहे हैं आवृतवाद से जो मधुमेह होता है, मधुमेह, अब मैं केवल मधुमेह को ध्यान में रख के बता रहा हूँ। तो इसमें बोल रहे हैं आवृत दोष लिंगानी स्वनिमित्तम प्रदर्शयन क्षीण क्षीणात क्षणत पूर्णो भजते कृच्य साध्यताम। मतलब ये बोल रहे हैं कि कफादि दोष जो है, कफ और पित्त जो है वो वायु को आवृत कर देते हैं। मतलब जिस तरह से वायु जो है शैतान बच्चा है, उसको अंदर से आपने कवर कर दिया है, तो वह क्या करेगा, ढुसुम 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 करेगा, वह वहां पे उसका वायु का गमन नहीं हो पा रहा है। तो ये जो है ना, ये बहुत ज्यादा कष्टकारी होता है, लेकिन इसकी चिकित्सा कर दिया जाए तो वायु रिलीज हो जाएगा, आवरण हट जाएगा, तो पेशेंट ठीक हो सकता है। अब इसमें क्या रहता है, तिक्तक क्षीर बस्ती आपने दे दिया, आवरण जन्य जो है तिक्तक क्षीर बस्ती दे दिया, या फिर मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बताता हूँ अपने गुरुजी का, जिसमें गुड़मार है, फिर बेल का चूर्ण है, बेल का फल का चूर्ण है, बेल के पत्तों का चूर्ण है, जामुन का है बीज का चूर्ण है, जामुन के पत्तों का चूर्ण है, नीम का छाल का है, नीम के पत्तों का चूर्ण है, गुड़ूची है, पुनर्नवा है, ब्राह्मी है। ये सारे द्रव्य जो रहते हैं, पटोल इंद्र कुटकी, तिक्त रसात्मक सारे द्रव्य हैं, वय स्थापन गण के द्रव्य हैं, इनको आप मिक्स करके या कुट चुन कर या पाउडर करके एक एक चम्मच काढ़ा बना के दें, या मधु घी के साथ सेवन करें, तो इससे शुगर लेवल कम होकर ये कंट्रोल में आ जाता है। चिरायता भी जो है ना, वो भी शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, गुड़ूची भी है वो भी करता है। या तिक्तक क्षीर बस्ती दें, और कुछ दिन हम लोग ये जब मात्रा में देते हैं धानवंतर तेल या शीर बला तेल का, तो ये पेशेंट क्यूरेबल रहते हैं। जो आवरण जन्य है, आवरण जन्य मधुमेह में हम बस्ती दे देंगे ना, पेशेंट ठीक हो जाता है। अब लेकिन धातु क्षयात्मक जब रहता है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उसमें धातु क्षयात्मक में धातुओं का क्षय हो रहा है, तो उसके लिए क्या मेडिसिन रहता है, तो वसंत कुसुमाकर रस है, सर्वतोभद्र रस है, शिवा गुटिका है, माहेश्वर वटी है, और चंद्रप्रभावटी है, गोक्षुरादि गुकुल है, पुनर्नवादि गुकुल है, पुनर्नवादि मंडूर है, ताप्यादि लौ है। जैसा कंडीशन रहता है वैसे मेडिसिन सेलेक्ट करके जब हम देते हैं, तो कम से कम धातु क्षय को हम रोक सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं। लेकिन वह पूरी तरह से क्योर हो गया ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर हमने बोल दिया तो और पेशेंट कैसे है ना, हमने बोल दिया कि आप ठीक हो गए, वो जाके फिर मीठा खाएगा,
फिर से मिथ्याहार विहार करेगा, फिर से वो वही कर देगा। इसलिए उनको मेंटेनेंस डोज में हमेशा देना चाहिए। और धातु शयात्मक में अगर मेंटेन रखना है तो अगर आप उनको बस्ती देते रहे कंटिन्यू मात्रा बस्ती, तो पेशेंट क्योर रहते हैं। वायु का प्रकोप जो है वह ज्यादा और क्षय नहीं करता है। वायु को यहाँ जीत लिया ना तो पेशेंट मेंटेन रह के सालों साल तक जीते हैं। अगर आपने नहीं चिकित्सा किया तो एक किडनी पे जाएगा, किडनी फेल हो जाएगा। किडनी फेल हो जाएगा तो वो पूरा किडनी को डैमेज कर देगा, किडनी श्रंकन हो जाएगा, पूरा श्रिंक हो जाएगा, और किडनी को फिर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया तो इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयां चलती हैं जिससे वो दूसरी क्योंकि वो फॉरेन बॉडी रहती है, किसी और की किडनी रहती है, उसके बाद भी बचाया नहीं जा सकता है किडनी के पेशेंट को, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, फिर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने के चांसेस बढ़ते हैं। ऐसे ही हमारे जो भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली जी, उनका भी किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था। सुषमा स्वराज जी, उनका भी किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था, और उनको बार बार डायलिसिस किया जाता था क्योंकि किडनी जो था वो फंक्शन नहीं कर पा रहा था। डायबिटिक पेशेंट भी थे वो लोग। तो या फिर अमर सिंह जी जो थे समाजवादी पार्टी के, उनका भी कैसा शुगर बहुत ज्यादा था, मतलब ये मधुमेह के वजह से किडनी फेल हो गया था, सिंगापुर में इलाज करा रहे थे और उनको सब श्वास कास ये सब हो रहा था। और बाद में या लता मंगेशकर जी, उनको भी डायबिटीज था, किडनी फेल हो गया था, सांस की तकलीफ थी। ये तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर जब होता है ना, तो इसमें एलोपैथी का परमानेंट क्योर नहीं है। आयुर्वेद में जब हम शीर बस्ती देते हैं, तिक्तक शीर बस्ती देते हैं, धन्वंतरि तेल का बस्ती देते हैं, तो हम पेशेंट को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हम वायु की चिकित्सा करते हैं। बस्ती चिकित्सा है वो वायु की चिकित्सा है, धातु शयात्मक संप्राप्ति को हम रोक सकते हैं। हम ये नहीं बोलते हैं कि हम यमराज को हरा देंगे, बिल्कुल भी नहीं हरा सकते, लेकिन हम कम से कम क्वालिटी ऑफ लाइफ तो दे सकते हैं। पेशेंट का जिंदगी जो है वो काफी हद तक अच्छा हो जाता है आयुर्वेद की चिकित्सा से। एलोपैथी की चिकित्सा को मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हर साइंस का एक लिमिटेशन होता है। हम लोग इमरजेंसी में कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर किडनी फेलियर के पेशेंट है और यूरिया क्रिएटिनिन बहुत ज्यादा सीरम में बढ़ गया है, तो हम उसमें इमरजेंसी में कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें उस टाइम पे एलोपैथी का सहारा लेना ही पड़ता है, वेंटिलेटर पर लगाना ही पड़ता है, नहीं तो वो कोमा में पेशेंट जाएगा और मृत्यु हो जाएगा। तो हर साइंस का एक लिमिटेशन होता है। आज के परिप्रेक्ष्य में पहले आयुर्वेद ही था पूरा सब जगह, उस टाइम पे जो जड़ी बूटियां थी वो अभी अवेलेबल नहीं है, या हमको उनकी जानकारी नहीं है कि हम लोग आईसीयू जैसे इमरजेंसी कंडीशन आ रही है तो हम लोग क्या दवाई दें तो कैसे ठीक कर दें। तो इसीलिए हमें एलोपैथी साइंस का तो सहारा लेना ही है। कोई भी जो शास्त्र है ना वो गलत नहीं होता है। हम उनको हम बस ये सोचना चाहिए कि हम किडनी पेशेंट या प्रमेह या मधुमेह के पेशेंट को हम कितना बेटर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। किसी को नीचा दिखाने के लिए प्रैक्टिस मत करिए, हम कितना बढ़िया कर सकते हैं, हमारा पेशेंट ठीक होना चाहिए, इसको ध्यान में रख के चिकित्सा करिए। अब इसके बाद में जो ये जो है ना कि मतलब पीड़िकाएं वगैरह जो हो जाती है, मधुमेह की पीड़िका, इसके बारे में मैं कल आप लोगों को बताऊंगा। अभी मैं बस इतना ही बता देना चाहता हूँ कि प्रमेह जो रहता है ना, कभी कभी प्रमेह और कुष्ठ ऐसा भी हो जाता है, शरीर में सड़न होने लगती है। और प्रमेह और रक्त पित्त, मतलब जैसे अधुक रक्त पित्त हो रहा है और ये पित्तज प्रमेह हो रहा है, इसमें हम लोग कैसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे बोल रहे हैं, हरिद्र वर्णम रुद्रम चा मूत्रम विना प्रमेह से तो पूर्व रूपा यो प्रमेह तम न वेदेत प्रमेह हम रक्त पित्त ही प्रकोप। मतलब प्रमेह रोग के पूर्व रूप जब होते हैं तो मूत्र का वर्ण पूर्व रूप की अवस्था में, अगर मूत्र का वर्ण पीले रंग का हो रहा है, लाल रंग का हो रहा है, तो उसको प्रमेह रोगी नहीं बोलना चाहिए, वो पूर्व रूप अवस्था है। इसी तरह से कभी कभी रक्त पित्त के भी सिम्टम आ जाते हैं, तो हमें डायग्नोसिस करना पड़ता है कि ये रक्त पित्त है। रक्त पित्त को डायग्नोसिस करेंगे कि बॉडी में हीट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा दाह पाक हो रहा है, तो रक्त पित्त जैसा हो रहा है कि प्रमेही है। आविल मूत्रता है कि बहुमूत्रता है वो देखना पड़ता है। और क्योंकि बहुत बार डॉक्टर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रक्त अधोग रक्त पित्त जैसा है, मतलब हरिद्र में है, मंजिष्ठ में है, नील में है, रक्त में है, वो है कि अधोग रक्त पित्त है। तो उसके लिए बहुत अभ्यास होना चाहिए, बहुत सारे पेशेंट देखे होने चाहिए, तब हमें समझ आता है। जब तक हम पेशेंट नहीं देखेंगे तब तक हमें समझ नहीं आएगा कि पेशेंट ठीक हो जाता है। अब प्रमेय निवृत्ति लक्षण भी देख लीजिए। अगर आवरण जन्य प्रमेय है, मधुमेह है, और वो पेशेंट हमारी दवाइयों से ठीक हो गया, तो क्या सिम्टम होते हैं। यहाँ पर देखिए आचार्य लोगों ने पॉजिटिव चीजें भी बताई हैं, निगेटिव चीज तो बता रहे हैं कि ऐसा सब व्याधि होता है। अगर वो पेशेंट ठीक हो जाएगा मतलब वो क्योरेबल है, जैसे कफज प्रमेय ठीक हो जाता है, पित्तज प्रमेय भी ठीक हो जाता है, मधुमेह भी काफी हद तक ठीक होने जैसे सिम्टम आ जाते हैं। आवरण जन्य धातु शात्मक नहीं ठीक होता है, तो उसमें क्या बता रहे हैं कि प्रमेहिणाम यदा मूत्र मनाम मना आविलमपि पिच्छिलम विषदम कटु तिक्तम च तदारोग्यम प्रयक्षते। मतलब अगर प्रमेह के रोगी का मूत्र जो है वो अनाविल है, मतलब गंदा नहीं है, स्वच्छ हो रहा है,
एकदम क्लीन हो रहा है, मलिनता रहित हो रहा है, फिर स्निग्धता रहित हो रहा है। उसमें स्निग्धता जितना चाहिए उतना ही स्निग्धता है, ज्यादा रुक्षता भी नहीं है, ज्यादा स्निग्धता भी नहीं है, विशद है, स्वाद में उसका कटु और तिक्त है। कटु और तिक्त जो है पहले के जमाने में अलग अलग पक्षियों से कराया जाता था कि आप टेस्ट करके बताओ। जैसे पैरेट है, मैना है, वो बोल सकते हैं, तो उन लोगों को बोला जाता है आप टेस्ट करके बताओ। मनुष्य तो कटु तिक्त है, वो बता नहीं सकता है, तो उसे आरोग्यदायक समझा जाता है। और ये प्रमेह के मुक्त होने के लक्षण है। मतलब इनके इनके बात से ऐसा पता चलता है कि प्रमेह रोगी पहले ठीक हो जाते थे। अब मुझे आप लोगों को चिकित्सा बताना है प्रमेह रोगी का, तो वह चिकित्सा मैं कल बताऊंगा, क्योंकि एक ही दिन सब चीज बताऊंगा ना तो गड़बड़ा जाएगा। और मैंने क्योंकि साध्य साध्य तो मैंने बता दिया। कफज प्रमेह जो रहते हैं वो 10 प्रकार के साध्य होते हैं, 6 प्रकार के याप्य होते हैं। तो याप्य इसलिए होते हैं क्योंकि पित्त की चिकित्सा हम लोग करेंगे तो कफ बढ़ेगा, कफ की करेंगे तो पित्त बढ़ेगा, तो ये याप्य बताए। और 4 प्रकार के वातज प्रमेह जो रहते हैं वो असाध्य रहते हैं। अब आगे जो है ना, एक और चीज बता रहे हैं कि श्लोक नंबर 57 चरक चिकित्सा स्थान, छठवा जो चैप्टर है चिकित्सा स्थान में, प्रमेह चिकित्सा में, 6th चैप्टर में 57 नंबर का श्लोक है। इसमें साध्य असाध्यता के बारे में बता रहे हैं। कौन से, तो टाइप 1 डायबिटीज का रेफरेंस यहाँ पे मिलता है। ये बोल रहे हैं जाता प्रमेह मधुमेही नो वा न साध्य उक्त सही बीज दोषात ये चापी केचित कुलजा विकारा भवंती तास्तान प्रवदंत्य साध्यान। फिर बोल रहे हैं कि अगर बीज दोष से उत्पन्न हुआ है, हेरिडेटरी कॉजेज से है अगर, तो वह असाध्य रहता है। मतलब टाइप 1 डायबिटीज जो है हम उसको मेंटेन रख सकते हैं, हम उसको अपने दवाइयों से क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं, लेकिन वो असाध्य रहता है। टाइप 1 डायबिटीज क्यूरेबल नहीं है जो हेरिडेटरी कॉज से आ रहा है। तो इसके लिए अतिशयोक्ति मत बोले कि मैं तो टाइप 1 डायबिटीज ठीक कर सकता हूँ, कोई नहीं कर सकता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आचार्य लोगों का आप्त वचन है। टाइप 1 डायबिटीज कभी भी ठीक नहीं होता है। हम उसको इंसुलिन छुड़ा सकते हैं, हम उसका एलोपैथी की दवाइयां छुड़ा के आयुर्वेद पे रख सकते हैं, लेकिन उसको दवाइयां तो खानी ही पड़ेगी। और दूसरा बोल रहे हैं कि प्रमेय ही नहीं, गर्भारंभक बीज से जो भी व्याधियां होती हैं, जो मतलब बीज दृष्टि से जो भी व्याधियां होती हैं वह सब असाध्य ही रहता है। उसी तरह से बोल रहे हैं कि उपद्रव रहित, जिसके मूत्र से धातु स्वरूप शरीर का सब सार भाग निकल रहा है, अति प्रमाण में स्त्राव निकल रहा है, ऐसा रोगी है। और प्रमेह रोगी खासकर जिसमें पीड़ा रहित, पीड़ा युक्त बहुत सारे पीड़िकाएं बहुत ज्यादा रहती हैं, बहुत ज्यादा डायबिटिक वुंड रहते हैं, वो भी असाध्य हो जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा स्त्राव आ रहा है पीड़िकाओं से, डायबिटिक वुंड से बहुत ज्यादा स्त्राव निकल रहा है। और मूत्र में धातु भी निकल रहा है, एल्बुमिन बहुत ज्यादा निकल रहा है, प्रोटीन निकल रहा है, वो भी असाध्य हो जाता है अगर उसकी चिकित्सा नहीं किया। इसका मतलब यह है कि इनको मालूम था कि सीरम क्रेटिनिन क्या होता है, जो धातु स्वरूप जो बोल रहे हैं ना, शरीर का प्रोटीन निकल रहा है बहुत ज्यादा यूरिन से, ये जो बोल रहे हैं इनको सब मालूम था ये चीज। क्रेटिनिन निकल रहा है, एल्बुमिन निकल रहा है, हाई प्रोटीन निकल रहा है, तो ये सारे धातु स्वरूप मूत्र से निकल रहे हैं, अति प्रमाण में स्त्राव निकल रहा है, सारा अंदर का ये सारा क्रेटिनिन यूरिया बढ़ा हुआ है, तो ये सब असाध्य होते हैं, ये इनको मालूम था। अगर उसकी चिकित्सा नहीं किया गया तो ये सारा अरिष्ट सूचक लक्षण आपके इंद्रिय स्थान में जो बताया अरिष्ट सूचक वैसे हो जाते हैं। और मधुमेह के बारे में अरिष्ट सूचक लक्षण बोल रहे हैं कि मांस परिक्षय, मांस धातु बहुत ज्यादा क्षय हो जाता है और इंसान सूख जाता है बहुत ज्यादा। उसी तरह से अचिकित्सा वाली बहुत सारी व्याधियां बताई हैं जो असाध्य होती हैं। अचिकित्सा भवन बल मासु परिषद 8 व्याधियां वर्णित है जो असाध्य बताई हैं। उसमें यक्ष्मा है, मैं आगे उसके बारे में बताऊंगा। उसमें मधुमेह भी है, यह भी असाध्य हो जाता है अगर हमने चिकित्सा अच्छे से नहीं किया तो अभी मैं इतना बता के रुकता हूँ। कल मैं आप लोगों को चिकित्सा बताऊंगा कि स्थूल प्रमेही क्या होते हैं, कृष्ण प्रमेही क्या होते हैं, बलवान प्रमेही क्या होते हैं, फिर दुर्बल प्रमेही क्या होते हैं और उनकी चिकित्सा किस तरह से करना चाहिए, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है। फिर मैं बहुत सारे योग बताऊंगा आप लोगों को जो आपके प्रैक्टिस को और बढ़ाएंगे। जितना हम लोग शास्त्र पढ़ेंगे ना उतना कम ही रहता है हमें, क्योंकि ये बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार समझना पड़ता है। मैं जो भी बता रहा हूँ ना अपने आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर के नोट से बता रहा हूँ, ये आप लोग को जरूर यूजफुल होगा। आप लोग के जो भी बातें हैं, कमेंट्स हैं, डाउट्स हैं, वो आप लोग यहाँ इनबॉक्स में लिख लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को वो बताने का कोशिश करता हूँ। आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग ना इतने अच्छे लोग हैं ना, प्यारे लोग हैं कि क्या बताएं जी। डॉक्टर कैलाश चावला जी नमस्ते, प्रणाम आपको। हाँ, श्री वरुण शाह जी बोले शुगर का आयुर्वेद से ठीक हो ऐसी दवा बताइए। श्री वरुण शाह जी मैं अभी कल इसके बारे में चर्चा करूंगा। कल से हमारा चिकित्सा पाठ शुरू होगा। अभी तक मैंने व्याधि बताया कि व्याधि कैसे रहता है, इसके टाइप्स क्या रहते हैं, कफज प्रमेह क्या रहता है, पित्तज रहता है,
ये मैंने आज तक ये बताया मैंने 5 लेक्चर में। इसके बाद जो भी रहेगा वो सारा चिकित्सा रहेगा, तो आप इंतजार करिए, आपको सब सीखने को मिलेगा। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनीता शुक्ला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर जीना त्रिपाठी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गगन अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। हाँ, सरोज मिश्रा जी बोल रहे हैं आवरण जन्य प्रमेय है या धातु क्षय जन्य। धातु क्षय जन्य तो समझ आता है ना कि सडन वेट लॉस हो रहा है मिश्रा जी, और ये क्रॉनिक रहता है, बहुत दिनों का रहता है, उसमें बहुत ज्यादा प्यास लगती है, बहुत ज्यादा वेट लॉस होता है, बहुत ज्यादा यूरिनेशन होता है। धातु क्षय वाले समझ ही आ जाते हैं। आवरण जन्य जो रहता है वो शुरुआत का काल रहता है। प्री डायबिटिक जो पेशेंट रहते हैं ना, या बॉर्डर लाइन डायबिटिक पेशेंट, मतलब उनका शुगर लेवल बॉर्डर लाइन रहता है, कुछ मेडिसिन देते हैं और हम लोग बस्ती वगैरह देते हैं तो पेशेंट रिकवर होता है। और कुछ 6-7 महीने कब कभी वो आवरण जन्य प्रमेय रहते हैं, उसमें कफज ग्रहण की दृष्टि रहती है, आम दोष बहुत रहता है, इसलिए होता है। तो ये समझ आता है, ये प्रैक्टिकल मैं आप लोगों को कभी दिखाऊंगा, और हम लोग क्लिनिकल डिस्कशन करते हैं ना तो उसमें पता चलता है कभी शुगर लेवल बढ़ गया है, कुछ कारण से चेक कराने गए बढ़ गए, लेकिन धातु क्षयात्मक रहते हैं उसमें बहुत ज्यादा वेट लॉस होता है, और वो पता चलता है कि इनका शुगर लेवल बढ़ा है, तो वो धातु क्षयात्मक रहता है। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से बताने की कोशिश किया, अभी आप लोग का और अनुभव है तो आप लोग भी बताइए। डॉक्टर प्रशांत जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर टिंकल यादव जी बोल रहे हैं धातु क्षय जन्य में किस चीज का मात्रा बस्ती लगातार दे सकते हैं। तिक्तक क्षीर बस्ती है, उसमें पटोल है, किरातिक्त है, गुडुची है, यष्टि मधु है। इसका आप लोग शीरपाक बनाइए और उसमें महातिक्तघृत या गुगुल तिक्तघृत मिक्स करके और डेली मात्रा बस्ती दीजिए। एक वो हो गया, और दूसरा धनवंतर तेल दे दीजिए, या फिर आप लोग शीर बला तेल अल्टरनेट डेज देना है, तो उससे वो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। ये कंटिन्यू मात्रा बस्ती दे सकते हैं हम लोग। इसी तरह से यापना बस्ती बहुत सारी बताई, मुस्तादी यापन बस्ती, स्थिरादी बलादी बस्ती, स्थिरादी यापना बस्ती, बहुत सारी बस्तियां जो बताई हैं, राज यापन बस्ती, तो वो सब हम लोग जब देते हैं पूरा सिद्धि स्थान में, आप लोग देखिए यापना बस्ती जो है ना, उससे कंटिन्यू अगर दे तो वह बहुत अच्छा धातु क्षय जन्य में बहुत अच्छा फायदा करता है। वो मज्जा तंतुओं को भी अच्छा करता है, मज्जा व स्त्रोतस को अच्छा करता है, शुक्र व स्त्रोतस को अच्छा करता है। जहां पर भी डिजेनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं उसमें यापना सिद्धि का जो अध्याय है उसके द्रव्य देने से फायदा होता है। डॉक्टर विनीता जी बोल रही हैं कि यस द डिफरेंशियल सिम्टम्स इन बिटवीन आवरण एंड धातु क्षयजन्य प्रमेय। अगर आपको चाहिए इस पर तो मैं कल इस पे और बताऊंगा, आप लोगों को और डिटेल में बताऊंगा, सिम्टम्स में कल और बताऊंगा। सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजेंद्र कुंद्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। कंचन जी नमस्ते प्रणाम आपको। क्या है ना कि मेरे गुरुजी ने ना इतना आयुर्वेद पढ़ा है, इतना आयुर्वेद पढ़ा है, कितना मजा आता है कि मैं आप लोगों से सब शेयर करता हूँ ना, पूरा ग्रंथ की बातें, इतना मजा आता है। और जब पेशेंट ठीक होते हैं हमारे तब तो और मजा आता है कि सच में हमारे गुरुजी ने जो जमदग्नि सर ने जो बताया है वो कितना बात सही है। क्योंकि क्या है, किताब तो कोई भी पढ़ सकता है, हिंदी में तो पढ़, लेकिन वो बात को समझाना और दिखाना वो हम लोग सर के क्लिनिक में देखे हैं, तो वो ज्यादा बहुत अच्छे से हमारे सर ने बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर किया है, इसलिए मैं सर को हमेशा याद करता हूँ। डॉक्टर विकास जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सरोज देसाई जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नवरतन शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजकुमार जी बोल रहे हैं कि सर जो मधुमेह हर फॉर्मूला आपने बताया उसके इस ग्रेडियंट मात्रा कृपया ग्रुप में डाल दें। वह सब समान मात्रा में लेना है, जो मैंने बताया ना, गुड़मार है, जामुन का बीज है, फिर नीम का छाल है, समान मात्रा। और गुड़मार जो वनस्पति है, आप लोग रिसर्च पेपर देखिए, रिसर्च आर्टिकल, उसमें गुड़मार में नेचुरल इंसुलिन रहता है। और बाकी जो द्रव्य मैं बताता हूँ ना, कि करेले का बीज है, जामुन का है, मैं उसका पूरा फॉर्मूला दे दूंगा। ये सब क्या करता है, क्लेज को दूर करता है। जो क्योंकि ये इसमें कैसे होता है, आज से सुखम स्वप्न सुखम, कफ वर्धक आहार विहार का सेवन किया जाता है, नया धान्य खाया जाता है, तो क्लेद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अभिसंधि गुण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और बद्ध मेद, फिर सारे जलीय धातु दूषित हो रहे हैं। तो ये संप्राप्ति को भंग करने के लिए, क्लेद को सुखाने के लिए, सारे तिक्त रसात्मक द्रव्य जो है ना वय स्थापन गण के, ये सब क्या करते हैं कि वो संप्राप्ति को भंग करते हैं, इसलिए वो सारा कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी बोल रहे हैं कि क्या आवरणजन्य प्रमेह समय से न ठीक किया जाए तो धातु क्षय में बदल जाता है। हाँ जी, मैंने यही बताया, एक्यूट से वो क्रॉनिक में चला जाता है। आवरणजन्य को तो हमें ठीक करना ही चाहिए। सारे प्रमेह जो है, सारे धातु क्षयजन्य मधुमेह में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपका बात सही है सर। आवरण जन्य, और यह आवरण जन्य के बारे में सूत्र स्थान में पहले ही बता दिया गया। आवरण जन्य और धातु क्षयात्मक दो टाइप के, ये डायबिटीज हमारे मतलब डायबिटीज में लेटेस्ट जो है मधुमेह, ये दो टाइप के बताएं। आवरण जन्य क्यूरेबल है,
जल्दी से ठीक हो सकते हैं। भले उसमें शुगर लेवल बढ़ा है, लेकिन हम लोग उसको ट्रीटमेंट दें, वो आवरण हट जाएगा, प्रमेह ठीक हो जाएगा, वो पेशेंट ठीक हो जाएगा। लेकिन धातु क्षयात्मक कभी ठीक नहीं होते, उनको हमें मतलब उनको मेंटेन रखना पड़ता है, यापन करके उनको हमें बैलेंस करके रखना पड़ता है। सरोज मिश्रा जी बोले क्योंकि समस्त 19 प्रकार के प्रमेय अंत में मधुमेह में ही हो जाते हैं। हाँ, लेकिन ये स्टेजेस रहते हैं, आवरण जन्य फिर धातु क्षय, ऐसा रहता है मधुमेह का, 2 टाइप रहता है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, योग रत्नाकर में देखिए, भैषज रत्नावली में देखिए, चरक संहिता में देखिए, ये इसी टाइप से बताया है। और ऐसे ही पेशेंट देखने मिलते हैं। आपको एनालिसिस और करना पड़ेगा कि आवरण जन्य के और के, मैं इस पे एक और लेक्चर लूंगा तो मैं बताऊंगा। रविंदर यादव जी बोले जितना हो सके सर आप अपनी तरफ से पूरी आसान भाषा में समझाने का कोशिश करते हैं। बहुत धन्यवाद सर, आपका कॉन्फिडेंस देने का तरीका बहुत सुंदर है, थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर वर्षा पटेल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी बोल रहे हैं कि उटनी के दूध में ऐसी क्या विशेषता है जो प्रमेह में फायदा करता है। अब देखिए, उटनी का जो दूध रहता है ना, वह क्या रहता है कि कटु रसात्मक रहता है, तिक्त रसात्मक रहता है। और बाकी गाय का दूध देखेंगे तो वो नहीं रहता कटु रसात्मक। तो उटनी का दूध जो रहता है ना, वह अभिसंधि गुण को दूर करता है। अभिसंध, अब इसमें क्या है, कफ प्रकोप हुआ है, प्रमेह में कफ प्रकोप हुआ है, बद्ध बद्ध मात मेद बढ़ा हुआ है, फिर कफ का द्रव गुण बढ़ा है, क्लेदक कफ का द्रव गुण बढ़ा हुआ है, पाचक पित्त का द्रव गुण बढ़ा है, अपान और समान ये दूषित हुआ है। ये सारी संप्राप्तियों के क्लेद 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 बहुत सारा आ गया। वहां पर दोषों का पाचन होना चाहिए, अग्नि प्रदीप्त होनी चाहिए। उठनी जो रहती है ना, वो कैसे रहती है, मतलब वो लोग क्या करते हैं कि वो उठनी जो रहती है वो पानी एक ही बार पीती है, दूध रोज आता है लेकिन पानी, तो उसके शरीर में ऐसा प्रक्रिया होता है, वो दूध में इतना गुण रहता है कि वो अभिसंधि गुण, क्योंकि वो रेगिस्तान में रहती है, ड्राई वेदर में भी सर्वाइव कर पाती है, जहां पर बात का ये रहता है। तो इसीलिए ना ये ना क्या रहता है कि शुगर लेवल को मेंटेन रखता है, धातु क्षयात्मक संप्राप्ति है, दुर्बलता है, उस पर ही काम करता है। ठीक है, इसके बारे में मैं और आप लोग को बताऊंगा, उठने के दूध के बारे में स्पेशल एक लेक्चर लूंगा तो मैं आप लोग को बताऊंगा। जेड आयुर्वेदा जी बोले सर मरीज इंसुलिन पर सुबह शाम 22 यूनिट पर है, फिर भी शुगर लेवल 341 फास्टिंग है, 3 दिन तक खाने में मीठा सोडा पानी में घोलकर पिलाया, रिजल्ट 114 सुबह, शाम को 154। जब भी जगह इसी के पास रहते हैं, इंसुलिन भी करती है। आप ऐसा करिए, अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है तो जो मैंने डायबिटीज का फॉर्मूला बताया वो प्रयोग करिए, वसंत कुसमाकर इसका प्रयोग करिए, और मधुमेह के बहुत सारे पेटेंटेड दवाएं उनका भी प्रयोग करिए तो फायदा हो जाएगा। अभिषेक मिश्रा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अश्विनी जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अनिल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर पवन शर्मा जी थैंक यू थैंक यू। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक को आयुर्वेद की भाषा में सब कुछ आना चाहिए। मॉडर्न तो आप लोग पढ़ेंगे ही, वो तो आपको पढ़ना ही चाहिए, सब कुछ सीखना चाहिए। जो विद्यार्थी होते हैं उनको हर चीज सीखना चाहिए। पवन शर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। पवन जी थैंक यू। डॉक्टर राजकुमार धवन जी बोल रहे हैं सर गेस्टेशनल डायबिटीज को कैसे देखें। ये गेस्टेशनल डायबिटीज भी है ना, ये हमारा जो है ना कि पाचक पित्त इसमें द्रव गुण से विकृत हो गया है, क्लेदक कफ हो रहा है, ये गेस्टेशनल डायबिटीज ही है। पूरा प्रमेह की संप्राप्ति जो है वो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज की तरह से ही है कि अग्निमांद्य हो रहा है, आम दोष की उत्पत्ति हो रही है, स्त्रोतोरोध हो रहा है, और फिर पूरा बस्ती मार्ग में वो सारा क्लेद आ रहा है, और प्रभुता विलमूत्रता हो रही है, किडनीज उसको फिल्टर नहीं कर पा रही है। ये सब जो है ना, ये सब पूरा संप्राप्ति उसी तरह से हो रहा है। और जो कुलज है, सहज है, उसके बारे में आप लोग देखिए तो उसमें कैसा रहता है कि वो बीज दोष से उत्पन्न होता है, ऐसा होता है। मैं गैस्ट्रेशनल डायबिटीज पे और आपको अच्छे से और एनालिसिस, क्योंकि मेरे सर के नोट्स में गैस्ट्रेशनल डायबिटीज के बारे में, डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में, डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2 के बारे में और भी बताएं। इस पर मैं और लेक्चर लूंगा आने वाले दिनों में, आप लोग इंतजार करिए, मैं और डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी बोले हैं छोटे बच्चों में होने वाले मधुमेह हेतु भी डॉक्टर चिकित्सा अलग से बताएं। मैं जरूर बताऊंगा, एक ही लेक्चर में सब नहीं हो पाएगा। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर शशिकांत साहू जी बोल रहे हैं सर फल त्रिकादि क्वाद का रिजल्ट कैसा है, इसे सर प्रमेह हर योग कहा गया है। आपका बात सही है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। रमन गर्ग जी थैंक यू, प्रणाम आपको। और ना मैं और आपको डीप में बताने वाला हूँ, आप लोग इंतजार करिए। मुझे ना कोई भी लेक्चर लेने के पहले अपने सर के सारे नोट्स पढ़ के एनालिसिस करके बताना पड़ता है। मैं ऐसे ही आके और कुछ भी बोल के जाऊँ तो वो अच्छा नहीं है ना। मुझे सर क्या बताना चाहते थे जब उन्होंने नोट्स लिखवाए बनाए, तो क्योंकि हमारे जो गुरुजी हैं वो सर्वश्रेष्ठ गुरुजी हैं, तो मैं और थोड़ा प्रिपेयर होकर आपको बताऊंगा ना, तो और सारे नोट्स मराठी में हैं, तो मुझे और थोड़ा पढ़ के आने दीजिए। डॉक्टर श्वेता जी बोल रही हैं सर आप थायराइड पर एक सेशन रखिए। मैं थायराइड पे भी लूंगा,
आप डॉक्टर नवीन जोशी सर को बोलिए, वो अरेंज करते हैं, क्योंकि सारे आयुष दर्पण पे जो भी चीज़ होता है वो नवीन जोशी सर ही सब मैनेज करते हैं। आप उनको बोलिए प्रमेय होने के बाद थायराइड पे हम लोग करेंगे, लेकिन प्रमेय को अभी चलने दीजिए, पूरा इस पर डीप और स्टडी होगी तो और अच्छा होगा। तो मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ। हम लोग 8:15 बजे इंटरेक्टिव सेशन में मिलेंगे। प्रणाम सभी लोग को, थैंक यू, धन्यवाद।